अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोग का इस्तकबाल है मुताल्ला सीरीज़ नीट इम्तिहान की तैयारी में। और मैं हूँ शेख जावेद अहमद और हम लोग स्टडी कर रहे हैं तौरीस की सालमाती बुनियाद चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों, आज हम हमारे इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग है। हमने डीएनए रेप्लिकेशन देखा, आरएनए के बनाने की प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन को देखा, प्रोटीन बनाने के अमल ट्रांसलेशन को देखा। फिर उसके बाद हमने जीन एक्सप्रेशन देखा कि किस तरह से हमारे डीएनए के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको हम जीन कहते हैं। वो जीन का एक्सप्रेशन किस तरह से कंट्रोल होता है, वो जीन एक्सप्रेस होगा नहीं होगा, उस जीन से प्रोटीन बनेगा या उस जीन से प्रोटीन नहीं बनेगा। फिर हमने लैक ओपेरॉन देखा जिसके अंदर हमने कहा कि प्रोकैरियोट्स के अंदर ये जो डीएनए के एक्सप्रेशन का प्रोसेस है इसको लैक ओपेरॉन यानी छोटे छोटे प्रोसेस में इसको डिवाइड किया, जिसके अंदर स्पेशली उनको ओपेरॉन कहा जाता है। तो हमने लैक ओपेरॉन का एग्जाम्पल देखा। नाउ उसके बाद हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देखा। हमने देखा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो हमारी दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और हमने देखा कि उस प्रोजेक्ट से हमको बहुत सारे फायदे पहुंचेंगे। नाउ बच्चों, उसी में से एक फायदा जो आज हम देखने वाले हैं वो है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। क्या है वो? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। आज तक हमने हमारा फिंगरप्रिंट देखा है ना, हम थंब लगाते हैं या हमारा जो टिप है वो लगाते हैं। ये क्या है? ये भी फिंगर टिप है। लेकिन ये जो फिंगर है ये फिंगरप्रिंट है। तो आज हम जो प्रिंट देखने वाले हैं वो डीएनए फिंगरप्रिंट है। यानी आप आपके लिए फिंगरप्रिंट के लिए किसको यूज कर रहे हैं? आप फिंगरप्रिंट के लिए यूज कर रहे हैं डीएनए को। जिस तरह से आपका फिंगर काम करता है उसी तरह से आपका डीएनए काम करेगा। तो जिस तरह से हर एक की फिंगर का स्ट्रक्चर यानी पोर पोर जो होती है वो अलग होती है, इसी तरह से डीएनए भी हर एक का क्या होता है? अलग अलग होता है। तो डीएनए को हम हमारी शनाख्त के लिए या डीएनए को हम किसी और की शनाख्त के लिए या डीएनए को हम लोगों के बीच में फर्क करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इस टेक्निक का नाम पड़ा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। नाउ बच्चों, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको कहा जाता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। क्या कहा जाता है इसको? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। नाउ सबसे पहले ये कि जो लास्ट हिस्से में हमने पढ़ा कि हमने कहा कि इंसानों में 99.9% बेस सीक्वेंस कैसी होती है? मुश्तरक होती है, सिमिलर होती है। यानी आपका, मेरा, है ना, हमारे सारे स्टूडेंट्स का, हम सब के डीएनए के अंदर कितना परसेंट सिमिलैरिटी है? 99.9%। सिर्फ फर्क कितने परसेंट का मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, तो फर्क सिर्फ था 0.01% का हमारे बीच में क्या है? फर्क है ना। अगर हम ये फर्ज करें कि इंसानी जीनोम, अब यहाँ थोड़ा गलती हो चुकी है हमेशा की तरह, तो इसको याद रखना कि इंसानी जीनोम में अगर जो बेस पेयर है वो कितनी है? 3 × 10⁹ बेस पेयर है। तो कितने बेस सीक्वेंस में फर्क आया होगा? तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि कितने बेस पेयर के अंदर ऐसा सीक्वेंस के अंदर फर्क हो सकता है। अगर हमने कंसीडर किया कि 3 × 10⁹ बेस पेयर का हमारा कंप्लीट जीनोम है, तो उसमें से कितने बेस पेयर ऐसे होंगे जो डिफर होंगे? यानी मैं, आप और हमारे सारे स्टूडेंट्स के बीच में 99.9% सिमिलरिटी है। तो 3 × 10⁹ बेस पेयर में से ऐसे कितने नंबर होंगे जो हमारे दरमियान में क्या है? अलग अलग है। और यही डीएनए सीक्वेंस में फर्क है जो हर फर्द को इनके बैरूनी शक्ल में बेमिसाल बनाते हैं। बेमिसाल मतलब आप, मैं, हम, हमारी जैसी कोई मिसाल है कि हमारे जैसे कोई दिखता है कि हमारे जैसा कोई एग्जाम्पल है कि हमारे जैसी किसी के अंदर सिमिलैरिटी है? नहीं, हम में हर कोई एक दूसरे से क्या है? अलग है। और ये वही डीएनए सीक्वेंस यानी 99.9 को छोड़कर वो जो छोटा सा डीएनए का पार्ट बच गया उसकी वजह से हर फर्द एक दूसरे से क्या है? अलग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम दो अफराद के दरमियान जेनेटिक फर्क को मालूम करने का मकसद हो या किसी आबादी में अफराद के दरमियान, तो हर बार डीएनए की सीक्वेंसिंग करना एक वक्त तलब और महंगा काम साबित होगा। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए बात करें कि हम को दो लोगों के दरमियान में डिफरेंस करना है या हमारे पूरी आबादी के बीच में फर्क करना है, को पहचानना है,
तो अगर हम हर मर्तबा डीएनए सिक्वेंसिंग करेंगे, हर मर्तबा हम डीएनए सिक्वेंसिंग करेंगे, तो ये क्या होगा, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा उसमें क्या लगेगा, वक्त लगेगा, प्लस उसमें खर्च बहुत आएगा, बहुत महंगा हो जाएगा, है ना। हमने पढ़ा हुआ है कि जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो फिर एक बेस पेयर को सिक्वेंस करने के लिए कितना रुपया लगा, $3 लगे थे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस तरह की चीज़ों से हमको क्या करना है, बचना है, कि हमारा वक्त भी ज़ाया ना हो और हमारा पैसा भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो फिर क्या करें, तो 3 × 10⁹ 3 × 10⁹ बेस पेयर के 2 सेट्स का मुआवजा करने के बारे में गौर करें। तो बेहतर ये है कि हमारे पास ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड हो और उसके साथ हम क्या करते रहे, कंपेयर करते रहे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसी 2 अफराद के डीएनए के मवाजने का एक बेहतरीन और मुस्तहद तरीका साबित हुआ। तो ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग था, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वैल्यूएबल टेक्निक हमारे दरमियान में ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर साबित हुई। अब ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और क्या है, इसको हम आगे डिटेल में देखने वाले। उससे पहले हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, हम उनको देखने वाले, वो बेसिक कंसेप्ट। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा किया जाता है, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों करते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा है कि यार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों कर रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि सीक्वेंस जो डीएनए है, तो डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस है उसका एक छोटा हिस्सा जो कई दफा दोहराया हुआ होता है, यानी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, रिपीटेटिव सीक्वेंस। ये रिपीटेटिव डीएनए जीनोमिक डीएनए के बल्क से डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान मुख्तलिफ चोटियों या पीक्स की सूरत में अलग किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें कि ये सेल है और इस सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए। अगर आपने ये डीएनए को इस सेल से बाहर निकाला और इस डीएनए का अगर आपने फ्रैगमेंटेशन किया, इसको तोड़ दिया, और उसके बाद आपने क्या किया, उसका सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद आपको अलग अलग बैंड मिलेंगे। अलग अलग बैंड मिलेंगे मतलब ये डेंसिटी की वजह से, इसकी डेंसिटी ज्यादा इसलिए नीचे है, इसकी डेंसिटी कम इसलिए बीच में, इसकी सबसे कम इसलिए ये ऊपर है। इससे क्या समझ में आता है, इससे क्या समझ में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इससे क्या समझ में आया। तो यहाँ पर पहली चीज जो आपको याद रखना है कि अगर हम हमारे जीनोम की बात करें तो हमारे जीनोम के अंदर कई दफा दोहराया जाने वाली सीक्वेंस है जिसको हम कहते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस। तो हमारे बॉडी के अंदर जो जीनोमिक डीएनए है, जो जीनोमिक डीएनए है, अगर हमने उसको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस के थ्रू अगर उसको अलग किया, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस के थ्रू अलग अलग किया, तो हमको वहां पर कई सारे बैंड्स दिखेंगे। तो एक दिखेंगे हमको मेन बैंड जो हमारा जीनोमिक डीएनए है, और बाकी के हमको दिखेंगे सैटेलाइट बैंड। हमको क्या देखने को मिलेंगे, सैटेलाइट बैंड। और यही सैटेलाइट बैंड है जो हमारे बीच में अलग है, यानी आपके मेरे सारे स्टूडेंट्स के जो बैंड है वो सैटेलाइट बैंड के पैटर्न में डिफरेंस आएगा, यानी वो सीक्वेंस जो बार बार अपने आप को दोहराती है। तो यहाँ पर ये जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है, अगर हमने जीनोमिक डीएनए के ब्लॉक से डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो हमको कई सारी डिफरेंट पीक्स वहां पर क्या होती है, देखने को मिलती है। बल्कि डीएनए एक बड़ी चूटी बनाता है। जो एक्चुअली डीएनए है हमारा वो क्या करता है, एक बड़ी चूटी बनाता है। जो बड़ी चूटी दिख रही है किसका, ये मेन बैंड। और दूसरी जो छोटी चूटी होती है उसको सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, सैटेलाइट डीएनए। और ये जो सैटेलाइट डीएनए है बेसिकली ये क्या है, ये सैटेलाइट डीएनए बेसिकली रिपीटेटिव सीक्वेंस है। कौन सी सीक्वेंस है ये, रिपीटेटिव सीक्वेंस है, रिपीटेटिव सीक्वेंस है। तो इसको याद रखना, रिपीटेटिव सीक्वेंस करते हैं। बेस के खबर यानी एटी रिच या जीसी रिच टुकड़े की लंबाई और रिपीटेड इकाई की तादाद बुनियाद पर सैटेलाइट डीएनए को कई जमरों में बांटा जाता है। अब ये जो सैटेलाइट डीएनए है, इस सैटेलाइट डीएनए के अंदर जीसी और एटी, तो इसमें जीसी कंटेंट कितना है और इसमें एटी कंटेंट कितना है, यानी सैटेलाइट डीएनए है। सैटेलाइट डीएनए को 2 ब्रांच में डिवाइड कर रहे हैं, एक है बेस्ड ऑन जीसी रिच और एक है एटी रिच। की जीसी कंटेंट कितना है, यानी गुआनिन साइटोसाइन कितने हैं और एडिनाइन थायमिन कितने हैं,
इस बेसिस पर भी उनको कुछ और हिस्सों में, कुछ और ज़मीरों में और सब टाइप्स में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ सबसे बेसिक कंसेप्ट आपको क्या रखना है, सबसे बेसिक कंसेप्ट ये याद रखना है कि डीएनए है, डीएनए का अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद आपको मिलेगा मेन बैंड और उसके बाद मिलेगा आपको सैटेलाइट बैंड। और इस सैटेलाइट बैंड को आप और डिवाइड करेंगे बेस्ड ऑन जीसी और बेस्ड ऑन एटी रिच। अब ये जीसी और एटी के बीच बेस पे आप क्या करेंगे, तो अब उनको डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल माइक्रो सैटेलाइट, यहाँ पर क्या है, माइक्रो, माइक्रो सैटेलाइट या मिनी सैटेलाइट डीएनए, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, मिनी सैटेलाइट डीएनए, इस नाम से आप उनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर ये जो सीक्वेंस होती है, ये सीक्वेंस उमूमन किसी प्रोटीन को कोड नहीं करती, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है कि जो सैटेलाइट बैंड से ये कभी भी किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करती, इनसे कोई प्रोटीन नहीं बनेगा। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की बुनियाद कहाँ से बनी, डीएनए फिंगर प्रोटीन की बुनियाद बनी रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। कहाँ से बनी, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। और इन रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए या सैटेलाइट बैंड। क्या कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए या सैटेलाइट बैंड। और ये सैटेलाइट डीएनए सैटेलाइट बैंड दो तरह के, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। और ये माइक्रो और मिनी किस बेसिस पे है, जीसी रिच सीक्वेंस, एटी रिच सीक्वेंस। तो इसको याद रखिए, आगे हमको इसको और डिस्कस करना है। सिर्फ यहाँ पर इतना याद रखिए कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सैटेलाइट डीएनए। ये सैटेलाइट डीएनए कौन है, ये सैटेलाइट डीएनए दो तरह के हैं, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट। और ये सैटेलाइट डीएनए बेसिकली है क्या, तो ये डीएनए के अंदर मौजूद रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है। ये क्या है, रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस। नाउ बच्चों, मैं इसको आगे और समझाऊंगा। नाउ ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है, ये बहुत ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म का इजहार करते हैं। बेसिकली ये सैटेलाइट डीएनए क्यों यूज करें, सैटेलाइट डीएनए यूज करने की वजह यह है कि उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, पॉलीमॉर्फिज्म, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्या करते हैं, बुनियाद रखते हैं। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि ये जो सैटेलाइट डीएनए है, इस सैटेलाइट डीएनए को हम क्यों यूज कर रहे हैं, इन सैटेलाइट डीएनए को हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वो क्या शो करते हैं, वो शो करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्या शो करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। अशकाल या कई सारी शक्लें, उनके अंदर क्या बनती है, कई सारी शक्लें, उनकी जो स्ट्रक्चर होता है, उनकी जो शक्लें होती है वो बहुत ज्यादा अलग अलग होती है। तो उनसे कई सारी शक्लें हमको मिलती है। तो आपके अंदर कुछ अलग होगा, मेरे अंदर कुछ होगा, बाकी के सारे स्टूडेंट्स के अंदर कुछ अलग अलग होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो सीक्वेंस होती है, इनके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, पॉलीमॉर्फिज्म। क्या देखने को मिलता है, पॉली। यहाँ दो वर्ड है, एक है पॉली यानी कई सारे, और दूसरा है मॉर्फ। ये जो मॉर्फ वर्ड आया, मॉर्फिज्म, ये जो मॉर्फिज्म वर्ड आया, ये मॉर्फिज्म वर्ड कहाँ से आया, ये वर्ड आया मॉर्फोलॉजी। कहाँ से आया ये, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, मॉर्फोलॉजी का मतलब है शक्ल। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, शक्ल। मॉर्फोलॉजी का मतलब है शेप, कि वो दिखता कैसा है, उस बुनियाद पे। नाउ चूंकि किसी फर्द के हर, अब यहाँ पर मांस हो गया है तो ये गलत हो गया, ठीक है। जैसे खून, हेयर फॉलिकल, हड्डी, लुआब दहन और स्पर्म वगैरह का डीएनए एक ही किस्म के पॉलीमर्स का इजहार करते हैं। यानी अगर आप एक फर्द की अगर बात करेंगे, यानी एक इंसान अगर ले, तो उसके अंदर जितने भी मादे हैं, मादे कौन कौन से, जैसे खून है, फिर हेयर फॉलिकल है, यानी जो हेयर है उसके नीचे जो रहते हैं हेयर फॉलिकल यानी बाल बनाने वाले जो सेल है, और जिल्द है, इसी तरह से हड्डी है, लॉब दहन है, स्पर्म है। तो इनके अंदर जो डीएनए, यानी मेरा, अगर मेरी बात करें तो मेरा ब्लड, मेरे खून, मेरे लॉब दहन यानी मेरा थूक में, मेरे हेयर फॉलिकल्स के अंदर, मेरे स्पर्म्स के अंदर, ये सारे के सारों के अंदर अगर आप डीएनए की बात करेंगे तो वो डीएनए कैसे होंगे, एक ही किस्म के होंगे। यानी वहां पर कोई भी आपको डिफरेंस देखने को
नहीं मिलेगा। तो एक ही किस्म के क्या बनाते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, यानी एक ही किस्म के क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर। लेकिन अगर मैं किसी और के साथ कंपेयर करूं, मेरा ब्लड ले और किसी और का ब्लड ले, तो उसके अंदर जो जीनोम होगा, उसके अंदर जो डीएनए की सीक्वेंस होंगी वो अलग है ना। या फिर मेरा स्पर्म ले और किसी और का स्पर्म ले और उनके अंदर से डीएनए को चेक करे तो उसका स्ट्रक्चर अलग। तो उनका पॉलीमॉर्फिज्म, मेरा पॉलीमॉर्फिज्म, दोनों भी क्या होगा, अलग अलग होगा। फिर ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ये वो अदालती इस्तेमाल के लिए बहुत मुफीद शनाख्ती आलकार बन जाते हैं। अब डीएनए मेरा अलग है, किसी और का अलग है। अभी किसी क्राइम सीन की अगर बात करें जहां पर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, सीआईडी आप लोगों ने देखे होंगे, तो सीआईडी में वो एक डॉक्टर रहता, वो कहीं पर भी जाता तो बेचारा वो जिसको भी कत्ल कर दिया तो उसके ड्रेस का टुकड़ा लेगा, और एक उसके पास है तो एक वो सील पैक की कैरी बैग रहती है उसमें वो डाल देगा, या वहाँ चाकू मिला है तो वो डाल देगा, ब्लड मिला है तो वो ले लेगा। तो ये करता क्या है, बेसिकली ये लेता है, लैब में जाता है, लैब में जाके उसमें से डीएनए निकालता है, डीएनए निकाल के उस डीएनए को चेक करता है। और उस डीएनए में क्या चेक करता है, उस डीएनए में चेक करता है सैटेलाइट डीएनए। जिसको चेक करता है सैटेलाइट डीएनए, कि उस जगह पर जो डीएनए उसको मिला उसमें कितनी रिपीटेड सीक्वेंस है, और उन रिपीटेड सीक्वेंस को फिर वो जिनके ऊपर उनको शक है उनके साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो आपने देखा होगा सीआईडी में जितने भी लोग रहते हैं उनको बुलाते हैं, उनके बात होती है, उनसे चेक करते हैं, फिर बाद में एकदम आखिर में कंक्लूजन निकलता। तो यहाँ पर वैसे ही है कि बेसिकली उस जगह पर जहाँ पर ये क्राइम हुआ था वहां पर, तो ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये क्या बन गया, अदालती निज़ाम के अंदर ये बहुत ही जबरदस्त आला बना, जिसके जरिए आप आसानी से क्या कर सकते हैं, शनाख्त कर सकते हैं, आसानी से उसको पहचान सकते हैं ना। इसी तरह से कुछ और भी जगह पे ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे वल्दियत। अभी फैमिली में झगड़ा हो गया, फैमिली में झगड़ा हो गया, या किसी और घरों में झगड़ा हो गया, किसी वजह से झगड़ा हो गया कि या हॉस्पिटल में अक्सर ये हो जाता है कि बच्चे एक्सचेंज हो जाते हैं, जब वो छोटे रहते हैं तो सब एक जैसे दिखते हैं, तो वो सिस्टर इधर से लाके इधर रख दी झोली में, तो इस तरह से कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। तो अब इन इश्यूज के दरमियान में इन इश्यूज को कैसे सॉल्व किया जाए, तो यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है, हेल्प करता है। पॉलीमॉर्फिज्म की वालिदैन से बच्चों में तौरीस होती है, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पर बेसिकली क्या होती है, तौरीस होती है। वालिदैन से बच्चों के अंदर क्या होते हैं, कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। तो जो डीएनए की सीक्वेंस, जिस तरह की रिपीटेटिव सीक्वेंस वालिदैन में होंगी, उसी तरह की सेम डीएनए से रिलेटेड सीक्वेंस कहाँ पर जाएंगी, बच्चों के अंदर भी। तो अब इस बेसिस पे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उस बच्चे की क्या कर सकते हैं, शनाख्त करते हैं। तो अगर वालिद की वल्दियत की, यानी कौन वालिद है, अगर इसका कोई प्रॉब्लम अगर हो जाए तो अब उसको पहचानेंगे कैसे, तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। तो झगड़े की सूरत में वल्दियत के तयन के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि बहुत ही कारआमद है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम बात करें, इस एग्जाम्पल को मैं समझा रहा हूँ कि कैसा, तो ये है मदर, ये है चाइल्ड, और यहाँ पर ये तीन लोग हैं जो बोलते हैं कि वो इस बच्चे के क्या है, फादर है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि कैसे पहचानेंगे कि ये इन तीनों में से किसका किसका बच्चा है, इन तीनों में से किसका बच्चा है। तो फॉर एग्जाम्पल इसका डीएनए, ये बच्चे के डीएनए को आपने लिया, इसके डीएनए को निकाल कर आपने क्या किया, अब उन डीएनए को अलग अलग किया। अब उसके अंदर जो सैटेलाइट बैंड पैटर्न है वो इस तरह से आ रहा है, यहाँ एक बैंड, यहाँ एक बैंड, और इस तरह से यहाँ बैंड आ रहे हैं। फिर जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये बच्चा हमारा है, तो मदर का भी ले लिए, फिर वो जो तीन फादर हैं जो बोल रहे हैं कि ये हमारा बच्चा है, उन तीनों के भी डीएनए को ले लिए। अब इन तीनों के डीएनए को प्लस इस मदर के डीएनए को इस बच्चे के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस बच्चे के डीएनए में ये जो बैंड है ये किससे मैच हो रहा है, तो ये बैंड यहाँ इससे भी मैच हो रहा है, इससे भी मैच हो रहा है। फिर ये जो बैंड है ये बैंड किससे मैच हो रहा है, ये मदर से हो रहा है। फिर यहाँ पर ये जो दो बैंड है, यहाँ पर कोई बैंड नहीं है, तो यहाँ पर भी ये बैंड ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पर भी बैंड ऑब्जर्व हो रहा है। फिर यहाँ पर ये बैंड मदर वाला है, यहाँ पर ये बैंड इसके पास से आ रहा है, ये बैंड इसके पास, ये बैंड एब्सेंट है। इसी तरह से यहाँ दो बैंड आ रहे हैं, तो ये दो बैंड किसी के पास है क्या, यहाँ पर एक ये बैंड और ये बैंड किसी के पास है, हाँ ये इसके पास ये दो बैंड है, और एक बैंड कहाँ से है, मदर का। तो कुछ जगह पे मतलब यहाँ पर ये भी और ये भी, ये दोनों भी और
1 2 3 इस तरह के 3 बैंड और यहाँ पर 3 बैंड अवेलेबल है। और मदर वाले बैंड यहाँ एक अवेलेबल है, ये एक अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये है कि ये मदर है और ये क्या है, फादर है। तो इन तीनों में से इसका डैड कौन हुआ, ये हुआ। लेकिन ये जो कन्फॉर्मेशन हुआ, ये जो पहचान हुई, किस बेसिस पे हुई, ये पहचान हुई रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस की मौजूदगी की वजह से। तो इसका मतलब ये है कि ये फादर है और ये मदर है, तो इस फादर से और इस मदर से इस बच्चे के अंदर जो डीएनए ट्रांसफर हुआ वो इस पैटर्न का है। और ये जो पैटर्न वाला डीएनए, ये जो डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस है, ये कहाँ से आए, ये इस फादर से आए। इसलिए ये इस बच्चे का क्या है, फादर है, इसका वालिद है। तो इस तरह से भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करके बहुत सारे इश्यूज को क्या किया गया, रिजॉल्व किया गया। तो इसलिए भी समाज के अंदर इसका इस्तेमाल अब धीरे 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 ज्यादा बढ़ रहा है। इसकी स्टडी अगर आप करना चाहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो ग्रेजुएशन के बाद रहता है फॉरेंसिक साइंस। कौन सा ब्रांच रहता है, फॉरेंसिक साइंस। तो अगर आप लोगों को अगर इसमें इंटरेस्टेड है, आपको इस तरह के क्राइम वगैरह के इश्यूज को सॉल्व करने का शौक है, तो आपने ग्रेजुएशन करना, ग्रेजुएशन के बाद एमएससी में फॉरेंसिक साइंस करना, आपको एक अच्छी सी जबरदस्त सीआईडी में जॉब मिल जाएगी। नाउ बच्चों आगे बढ़ते हैं। नाउ एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हमको समझना है वो ये है कि ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये क्या है। तो डीएनए में पॉलीमॉर्फिज्म ना सिर्फ ह्यूमन जीनोम की जेनेटिक मैपिंग बल्कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की भी बुनियाद है। यानी ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिज्म से हम तो एक काम ये करते हैं कि ह्यूमन जीनोम की जेनेटिक मैपिंग करते हैं। जेनेटिक मैपिंग मतलब जिस तरह से हम मैप बनाते हैं हर चीज का, यहाँ से हम घर, यहाँ से हम कॉलेज जाएंगे, कॉलेज से मस्जिद जाएंगे, मस्जिद से फिर ग्राउंड पे जाएंगे, फिर ग्राउंड पे जाके ग्राउंड से होते हुए दोस्त के घर जाएंगे, दोस्त के घर से हमारे घर आएंगे। तो आपने क्या किया, एक मैप बनाया। यहाँ आप कहीं जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो आपने सोचा कि बम्बई, बम्बई से फिर एक गाड़ी लेंगे, फिर वहां से निकल के दिल्ली जाएंगे। इस तरह से आपने मैप बनाया। तो हमारे बॉडी के अंदर जो डीएनए है वो सीक्वेंस कैसी है, इसके लिए अगर मैप बनाना है तो उसका इस्तेमाल क्या करें, पॉलीमॉर्फिज्म का क्या करते हैं, इस्तेमाल। इसी तरह से हम आप कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। दूसरी जगह हम इसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। और ये हमारे लिए लाजिम है कि हम आसान अल्फाज में समझे कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब पॉलीमॉर्फिज्म का इस्तेमाल करके हम इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इसको हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ बच्चों अब मैं बात कर रहा हूँ पॉलीमॉर्फिज्म। Now what is mean by polymorphism? Polymorphism क्या है? Polymorphism मतलब जेनेटिक सतह पर तगय्युर, या हम ये कहेंगे म्यूटेशन। हम क्या कहेंगे उसको, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन की वजह से डीएनए के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनको कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल ये कोई डीएनए है, ठीक है, ये कोई डीएनए है, ठीक है, और ये भी एक डीएनए है, और ये एक डीएनए है, ये एक डीएनए है, ठीक है। अब मैंने बहुत आसान डायग्राम बनाई है ताकि आपको समझ में। फॉर एग्जांपल इसके यहाँ पर म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन यहाँ हुआ, इसलिए इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ है। इसके अंदर यहाँ म्यूटेशन हुआ, इसके अंदर यहाँ म्यूटेशन हुआ, इसके अंदर यहाँ म्यूटेशन हुआ। हालांकि तीनों भी डीएनए ही है, लेकिन म्यूटेशन अलग अलग साइट पर हुआ, इसलिए इनका स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज। तो अब ये एक शेप, ये एक शेप, ये एक शेप, ये एक शेप, और ये तीनों भी डीएनए सेम है। फॉर एग्जांपल ये इस डीएनए का नाम भी हम ए, इस डीएनए का नाम भी ए, इस डीएनए का नाम ए, इस डीएनए का नाम ए। तो ए नाम का जो डीएनए है, उस ए नाम के डीएनए की जब हमने शक्लें देखे तो हमको 4 शक्लें दिख रही है, अलग अलग शक्लें दिख रही है। लेकिन ये अलग अलग शक्लें हुई क्यों, तो उसकी वजह है म्यूटेशन। उसकी वजह कौन है, म्यूटेशन। और एक ही डीएनए है जिसको हम ए डीएनए बोल रहे हैं, उसके अंदर म्यूटेशन हुई, उसकी अलग अलग शक्लें हुई, इसलिए हम बोल रहे हैं पॉली। और शेप है इसलिए बोल रहे हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। तो बेसिकली क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म कब डेवलप होता है, पॉलीमॉर्फिज्म उस वक्त डेवलप होता है जब डीएनए के अंदर क्या होती है, म्यूटेशन। क्या होती है, म्यूटेशन। और ये जो म्यूटेशन की जगह है, इसकी जो लोकेशन है, म्यूटेशन कहाँ हो रही है, तो म्यूटेशन की लोकेशन कैसी होती है, डिफरेंट। और म्यूटेशन की डिफरेंट लोकेशन की वजह से इनके अंदर भी क्या देखने को मिलता है हमको,
डिफरेंट स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉर्फिज्म, और बहुत सारे दिख रहे हैं इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये जो चैप्टर है या ये जो म्यूटेशन पॉइंट है, ये जो है ये कहाँ डिस्कस हुआ, ये चैप्टर, ये बाब नंबर कहाँ डिस्कस हुआ, 5 में, और इसको आगे भी हम डिस्कस करेंगे। फिर एक फर्द में नए म्यूटेशन, अब फॉर एग्जांपल आप ये कहे कि ये डीएनए था, ये किसी एक फर्द में था, बाद में ये दूसरा फर्द है उसमें भी ये डीएनए है, तीसरा फर्द है उसमें भी है, चौथा फर्द है उसमें भी है, लेकिन चारों के अंदर डीएनए की शक्ल क्या है, अलग अलग है। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे रिसर्च में भी ये काम आएगा। एक फर्द में नए म्यूटेशन या तो जिनसी खलियों में पैदा होते हैं, यानी म्यूटेशन, म्यूटेशन कहाँ पर होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूटेशन कहाँ पर होंगे, म्यूटेशन कहाँ होंगे, सेक्स सेल में। कहाँ पर होंगे, सेक्स सेल में। सेक्स सेल मतलब वो सेल जिसको हम कहते हैं स्पर्म सेल, या जिसको हम कहते हैं एग सेल, या हम जिनको कहते हैं सिंपल, उनको हम कहते हैं जर्म सेल। क्या कहते हैं उनको हम, जर्म सेल। तो जर्म सेल या सेक्स सेल, जिनका नाम है स्पर्म और एग। तो म्यूटेशन कहाँ पर होता है, म्यूटेशन बेसिकली जर्म सेल के अंदर होगा या सेक्स सेल के अंदर होगा, और सेक्स सेल या स्पर्म का मतलब क्या है, स्पर्म सेल में या एग सेल में होगा। तो वो खलिए जो जिनसी तौलीदी उज़्ज़ुमे में क्या करते हैं, ज़्वाजे बनाते हैं, यानी ज़ायगोट बनाते हैं। अगर जिनसी खलिए का म्यूटेशन किसी फर्द की खल्फ पैदा करने के सलाहियत को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता जो इस म्यूटेशन को मुंतकिल कर सकते हैं, तो ये आबादी के दूसरे अफराद में फैल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसको मैं क्लियर करता हूँ, इसका मतलब क्या है। ऐसी म्यूटेशन जो किसी फर्द की जिंदगी में, किसी पर्सन की जिंदगी में कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, खल्फ मतलब कोई प्रॉब्लम, कोई नुकसान अगर पैदा नहीं कर रही है, उसको वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है, तो वो म्यूटेशन एक नस्ल से दूसरी नस्ल में शिफ्ट होते चले जाएंगी, और वो म्यूटेशन आने वाली पूरी नस्लों के अंदर क्या रहेंगी, बाकी रहेंगी। लेकिन अगर वो म्यूटेशन किसी के लिए नुकसानदा है, किसी के लिए वो प्रॉब्लम अगर बन रही है, तो उस म्यूटेशन को निकाल दिया जाता है, या वो म्यूटेटेड पर्सन उस दुनिया से निकल जाता है, यानी वो सरवाइव नहीं करेगा, या तो उसकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी, यानी उससे कोई नस्ल नहीं निकलेगी। तो कोई म्यूटेशन ऐसी है जो बहुत अच्छी है, तो वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल, दूसरी नस्ल से तीसरी नस्ल, तीसरी नस्ल से चौथी नस्ल, धीरे 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 लोग उसके क्या हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे। और फिर वो सोसाइटी के अंदर, जैसा मोबाइल, मोबाइल जब आया तो मोबाइल की वजह से अब हमारे अंदर बहुत सारी चीजें चेंज हुई, मोबाइल का इस्तेमाल करने की वजह से। तो आप ऐसा समझिए कि मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से हमारे अंदर म्यूटेशंस हुए। मोबाइल को देखने के लिए तो हमारी आंखें अब इस तरह हो गई कि अब हमको तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर आप किसी को पूछेंगे, पहले वाले लोगों को जो टीवी देखे या मोबाइल देखे, तो आंखों में दुखता था, आंखों में तकलीफ होती थी। अब क्यों नहीं होती? क्योंकि अब हमारी आंखें उनको देखने की आदी हो गई, यानी हमारे डीएनए के अंदर अब इस तरह का चेंज हो गया कि अब हमारी आंखों पे उसकी वजह से तकलीफ नहीं होती, हमारी आंखें उस काबिल बन गई, यानी हमारे डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी वो अपडेट हो गई। जिस तरह से हमारा मोबाइल अपडेट होता है, जिस तरह से हमारा लैपटॉप अपडेट होता है, इस तरह से हमारा डीएनए भी क्या हो गया, अपडेट हो गया। वो इस काबिल हो गया कि मोबाइल से आने वाली रेस को अब हमारी आंखें क्या करती है, बर्दाश्त। आज से पहले के लोग मोबाइल को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके अंदर डीएनए के अंदर तब्दीली हुई धीरे 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 धीरे। अब वो जो डीएनए है वो नई जनरेशन में पास हुआ, फिर और नई जनरेशन आज की जो जनरेशन है, वो मोबाइल जब वो पैदा होती तो पैदा होते के साथ मोबाइल के साथ खेलना शुरू करती, उसके आंखों में कोई तकलीफ नहीं होती, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उसके डीएनए के अंदर म्यूटेशन हुए, और वो म्यूटेशन परमानेंट म्यूटेशन बन गए। ऐसे म्यूटेशन बन गए जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हुए। अब उस म्यूटेशन से किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिए। इसको हम इवोल्यूशन में और डिस्कस करेंगे। इवोल्यूशन के चैप्टर में आपको ये और कंसेप्ट बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि वो म्यूटेशंस जो हमारे लिए फायदेमंद है, वही म्यूटेशंस बाकी रहती है, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो पास होते जाती है और सोसाइटी का हिस्सा बनती है। इसको और अच्छे अल्फाज में आप समझ सकते हैं, जो चीजें इंसानों के अंदर अच्छी होती है, अखलाकी एतबार से जो चीजें अच्छी होती है, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है। लेकिन जो गंदी आदतें होती है, जो खराब आदतें होती है, वो उसी फर्द के हद तक रह जाती है।
आप देख लीजिए कई सारे लोगों के मामले आपने सुने होंगे कि वो मतलब वो बुरे थे लेकिन उनकी नस्लें बहुत अच्छी हुई। क्यों? क्योंकि वो जो डीएनए उनके अंदर था, वो जो सलाहियत उनके अंदर थी, वो जो इंफॉर्मेशन उनके पास थी, वो उनके साथ ही खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उस सलाहियतों के साथ वो सोसाइटी में सरवाइव नहीं कर सकते थे, तो सोसाइटी ने उनको अलग कर दिया। सोसाइटी ने ये बोल के अलग कर दिया कि यार ये झूठ बोलता है, सोसाइटी ने ये बोल के अलग कर दिया कि अरे यार ये धोखेबाज है, सोसाइटी ने ये बोल के अलग कर दिया कि यार ये लोग गलत काम करते हैं। तो फिर उनकी जिंदगी धीरे 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 क्या हो जाती है, खत्म। लेकिन वो लोग जो सच बोलते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छी बात करते हैं, लोगों के लिए नफा काम करते हैं, तो आप देखिए धीरे 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 लोग उनको हाथों हाथ लेते हैं और कयामत तक उनकी पहचान बाकी रहेगी। तो ये बहुत बेसिक एग्जांपल मैंने आपके समझने के लिए दिया कि म्यूटेशन अगर अच्छी हो तो कैसा बाकी रहती है, और म्यूटेशन अगर खराब हो तो वो इस दुनिया से खत्म हो जाती है, उसको आगे जनरेशन में या लोगों के दरमियान या सोसाइटी में उसको पास नहीं किया जाता है ना। बच्चों एक और चीज है जो उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अलीलिक सीक्वेंस या अलीलिक सीक्वेंस तगय्युर। अलीलिक सीक्वेंस तगय्युर का मतलब क्या है? अलीलिक सीक्वेंस म्यूटेशन। अलीलिक सीक्वेंस म्यूटेशन को हम कहते हैं मल्टीपल अलील। क्या कहते हैं उसको हम? मल्टीपल अलील। अलील क्या है? अलील बेसिकली इट इज एन अल्टरनेट फॉर्म। अलील क्या है? अलील क्या है? ये अलील ये जीन का अल्टरनेट फॉर्म है। क्या है ये? अल्टरनेट फॉर्म, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। हम इसको आपने अगर पढ़ा होगा ना, आपने पढ़ा होगा कि ए या ए, है ना, ए या ए, ए या ए, इसका मतलब क्या है? या तो ये जीन एक्सप्रेस होगा, या तो ये जीन एक्सप्रेस होगा, या तो ये जीन होगा, या तो ये जीन होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। अलील का मतलब क्या है कि ये फादर वाला, ये मदर वाला, या तो उसके अंदर मदर फादर वाले जीन एक्सप्रेस होंगे या मदर वाले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कहते हैं अलील। तो ये एक अलील है और ये एक अलील है, और इन दोनों को कहा जाता है जीन। इन दोनों को क्या कहा जाता है? जीन। तो जीन के अंदर अलील है, और अलील क्या है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन। तो ये जो जीन है, इस जीन का ये एक फॉर्म है, ये एक फॉर्म है, ये और ये अल्टरनेट। हम बोलते हैं ना कि अल्टरनेट भेजो। अल्टरनेट भेजो का मतलब क्या है कि वो जो पर्सन अब्सेंट हुआ उसकी जगह किसी और को दो। ये जो काम नहीं कर रहा इसकी जगह कोई और चीज दो जो काम करे। ये हमारा कूलर है, ये कूलर आपने ये खराब दिया, अब आप इसका अल्टरनेट हमको दो। अल्टरनेट हमको दो मतलब ये कूलर को रिप्लेस करो, आप इस कूलर की जगह वो कूलर दो जो काम करता है। वैसे यहाँ जीन है, फॉर एग्जाम्पल फादर वाले जीन अगर काम नहीं कर रहे तो उसकी जगह कौन ले लेंगे? मदर वाले जीन। इसलिए इनको ये जो मदर और फादर वाले जो जीन है, तो इनको ये दोनों को एक दूसरे के क्या कहा जाता है? अलील। एक दूसरे के इनको क्या कहा जाता है? अलील। तो इसको याद रखिए, इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा जब बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे। और अगर आपको यहाँ पर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, यूट्यूब चैनल मेरे कमेंट में लिखिए, ब्लॉग पर लिखिए, मैंने ब्लॉग चालू किया है, तो इंशाल्लाह मैं वहां पर भी आपको ये सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। नाउ अलीलिक सीक्वेंस है, अलीलिक सीक्वेंस या म्यूटेशन अगर इंसानी आबादी में 0.01 फ्रीक्वेंसी से ज्यादा अगर लोकस पर एक से ज्यादा अलील वाक़ हो तो इसे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। अब हम यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आ गए, और इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अगर आप ये कंसीडर करें कि कहीं पर आबादी है, कहीं पर आबादी है, फॉर एग्जाम्पल आप कंसीडर करिए कि कहीं पर 1000 लोग हैं, ठीक है, 1000 लोग हैं। अब इन 1000 में से अगर इंसानी आबादी 0.01 फ्रीक्वेंसी से ज्यादा अगर एक लोकस पर एक से ज्यादा अलील वाक़ हो तो डीएनए क्या कहलाएगा? पॉलीमॉर्फिज्म। और इन 1000 लोगों में से फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करिए कि 400 तो 400 लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों का कलर ब्राउन है, उनका आंखों का कलर क्या है? ब्राउन आईज है। तो ये जो ब्राउन आईज और 400 लोग है, तो ये इनका क्या बन गया? ये ब्राउन आई इनका क्या बन गया? कैरेक्टर। लेकिन अगर हम बात करें इन 1000, तो इन 1000 में से जो 600 लोग थे, 600 लोग है, उनकी आंखों का कलर कैसा है? ब्लैक। इनकी आंखों का कलर क्या है? ब्लैक। तो ब्लैक 600 है और 400 कौन है? ब्राउन आई। इसका मतलब ये है कि ये जो आंख बनाने वाला जीन है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि आंख बनाने वाला जीन ई है, तो इस ई जीन के अंदर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर चेंज है और इस ई जीन के अंदर यहाँ पर चेंज है,
तो यहाँ चेंज वाले इस मॉर्फिज्म की वजह से कलर कौन सा आ रहा है आंखों का, ब्लैक, और इस स्ट्रक्चर की वजह से कलर कौन सा आ रहा है, ब्राउन आई। इसका मतलब यहाँ पर इसके अंदर म्यूटेशन यहाँ है और इसके अंदर म्यूटेशन यहाँ पर है, या अब बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल इन 1000 में से बहुत कम लोग हैं जिनकी आंखों का कलर ब्लू है। फॉर एग्जाम्पल आप कंसीडर कर लिए कि ये 600 थे, तो आप कंसीडर कर लिए कि ये 500 है, ये 400 है और ये 100 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके अंदर ये जो ब्लू आइज वाले हैं उनके अंदर ये वाला डीएनए, ये ब्राउन आइज वाला इनके अंदर ये डीएनए है, और जो ब्लैक आइज वाले हैं उनके अंदर ये वाला डीएनए है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये आइज बनाने वाले जीन है, ये सारे के सारे जीन कौन से हैं, आई बनाने वाले, आंख बनाने वाले जीन है, लेकिन इनके अंदर म्यूटेशन हुआ, इनके अंदर थोड़ी सी तब्दीली हुई, और तब्दीली की वजह से अब जो प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन क्या हो गया, चेंज। उस प्रोटीन का काम तब्दील होगा, उस प्रोटीन का जो एक्सप्रेशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज। नतीजे में क्या देखने को मिल रहा है आपको, नतीजे में आपको देखने को मिल रहा है सोसाइटी के अंदर, क्या देखने को मिल रहा है आपको नतीजे में सोसाइटी के अंदर, पॉलीमॉर्फिज्म। क्या देखने को मिल रहा है आपको, पॉलीमॉर्फिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हार्डी वेनबर्ग लॉ, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, वहां पर इससे रिलेटेड बहुत सारा डिस्कशन होगा, हम इसको इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आती है उसको हम सॉल्व करेंगे। नाउ यहाँ पर एक चीज है जिसको हम बहुत आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं, आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं, किसी आबादी में अगर एक तौरीसी म्यूटेशन ज्यादा फ्रीक्वेंसी में मुशाहदे में आए तो इसे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। यानी अगर किसी आबादी के अंदर अगर हम बात करें और वहां पर अगर तौरीसी म्यूटेशन की बात करें और वहां पर हमको फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिखाई दे, ये अलग वो अलग वो अलग, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। डिफरेंस अगर वहां पर हमको ज्यादा दिखाई दे तो हम उसको क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ बच्चों, नॉन कोडिंग डीएनए, नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस में ऐसे तगय्युरात के पाए जाने के इम्कान ज्यादा होते हैं। यानी हम जिनकी म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, तो इस तरह की जो म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से कैरेक्टर के अंदर तब्दीली हो सकती है, लेकिन ये नॉन कोडिंग है, इसलिए इससे कोई प्रोटीन की तब्दीली नहीं होगी। प्रोटीन की तब्दीली नहीं होगी तो बहुत ज्यादा वेरिएशन होने का, बहुत ज्यादा फर्क होने के चांसेस है क्या, नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस में अगर ऐसे तगय्युरात हो, इस तरह के अगर म्यूटेशन होनी शुरू हो जाए तो इनके इम्कान ज्यादा बढ़ जाते हैं, इनके इम्कान क्या होते हैं, ज्यादा आते हैं, क्योंकि इन सीक्वेंस में म्यूटेशन के होने से फर्द की तौलीदी सलाहियत में फौरी तौर पर कोई असर नहीं पड़ता। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस के अंदर अगर म्यूटेशन होती है तो उसकी वजह से सिर्फ फर्द के अंदर रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस चेंज होंगे। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि ये जो सीक्वेंस है नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ये बेसिकली क्या है, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस क्या है, ये रिपीटेटिव सीक्वेंस है। अब ये रिपीटेटिव सीक्वेंस के अंदर अगर तब्दीली हो भी जाए तो कोई प्रोटीन के अंदर तब्दीली होगी क्या, नहीं होगी। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि अगर डीएनए की सीक्वेंस, ऐसी सीक्वेंस जिसके वजह से कोई प्रोटीन नहीं बनता, अगर उसके अंदर म्यूटेशन होती है, उसके अंदर अगर तब्दीली होती है तो उसकी वजह से पॉलीमॉर्फिज्म आएगा। क्यों, क्योंकि उसकी वजह से फर्द के अंदर कोई तब्दीली नहीं होने वाली, कोई तौलीदी सलाहियत में उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये म्यूटेशंस नस्ल दर नस्ल जमा होते रहते हैं और तगय्युर और तब्दीली यानी इवोल्यूशन या म्यूटेशन पॉलीमॉर्फिज्म की बुनियाद डालते हैं। यानी धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ेंगे ये क्या होते जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे। एक न्यूक्लियोटाइड की तब्दीली से, एक न्यूक्लियोटाइड से तब्दीली से लेकर बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीली पॉलीमॉर्फिज्म की मुख्तलिफ अक़साम है। यानी पॉलीमॉर्फिज्म की अगर बात करें तो यहाँ पर चांसेस है कि एक न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर चांसेस क्या है कि एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज हो या फिर थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या हो, चेंजेस हो। तो न्यूक्लियोटाइड एक भी चेंज हो सकता है और 1000 भी हो। इसकी एक एग्जांपल कौन है, इसकी एक एग्जांपल हमने कल पढ़ा था, SNP है ना, इसकी एक एग्जांपल हमने सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, हमने कल एग्जांपल पढ़े, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इर्तिका और स्पेसिएशन, अब ये दो और चीजें, एक है इवोल्यूशन, इवोल्यूशन जिसको हम क्या कहते हैं, इर्तिका, इवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं इर्तिका, और स्पेसिएशन,
स्पेसिएशन, स्पेसिएशन, स्पेसिएशन, स्पेसिएशन मतलब नो या अनवा, यानी अलग अलग किस्में। तो जो जानदारों की अलग अलग किस्में हैं उनकी बात। इस पॉलीमॉर्फिज्म का क्या है, बड़ा किरदार होता है, जिसको हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ याद रखना है कि इससे रिलेटेड चीजें हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन में, इससे रिलेटेड चीजें हम पढ़ेंगे स्पेसिएशन में, इसलिए इसको आपको समझना है ना बच्चों। अब तक हमने क्या देखा, हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बुनियादी चीजें हम लोग देख रहे हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वजूद कहाँ से है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस बेसिस पे हम काम करते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। किसको इस्तेमाल करते हैं, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। नाउ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे हम लोग यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस का इस्तेमाल होता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने डिस्कवर किया, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक डिस्कवर किया एलेक जेफरी। किसने डिस्कवर किया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने डिस्कवर किया, एलेक जेफरी। और उन्होंने डीएनए सैटेलाइट, और उन्होंने बताया डीएनए सैटेलाइट यानी अभी हमने जिसको कहा रिपीटेटिव सीक्वेंस, जो बहुत ज्यादा क्या शो करता है, मॉर्फिज्म, यानी वहां पर हमको क्या देखने को मिला था, पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है हमको, पॉलीमॉर्फिज्म। इसी पॉलीमॉर्फिज्म का इस्तेमाल करके एलेक जेफरी ने क्या बनाए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसको प्रोब की तरह उन्होंने क्या किया, इस्तेमाल। अब ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर ये जो सैटेलाइट डीएनए है, ये जो सैटेलाइट डीएनए है, इस सैटेलाइट डीएनए का इस्तेमाल उन्होंने किस तरह से किया, प्रोब। अब ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसको हम आगे देखेंगे। सिर्फ यहाँ पर आपको याद रखना है कि उसका इस्तेमाल उन्होंने किस तरह से किया, प्रोब की तरह। किस तरह से किया, प्रोब की तरह। इसको, ये जो प्रोब उन्होंने बनाया, जो सैटेलाइट डीएनए उन्होंने यूज की, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। क्या कहा जाता है इसको, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, VNTR। क्या कहा जाता है इसको, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, VNTR कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या कहते हैं उसको, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर है क्रोमोसोम। अब ये हदरी क्रोमोसोम है, ये मादरी क्रोमोसोम, यानी फादर और मदर वाले। इन क्रोमोसोम्स के अंदर देखिए ये यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये रिपीटेटिव सीक्वेंस है। तो यहाँ रिपीटेटिव सीक्वेंस कितनी है, 3। यहाँ रिपीटेटिव सीक्वेंस कितनी है, 4। फॉर एग्जांपल अगर ये क्रोमोसोम 7 है, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर रिपीटेशन ज्यादा है, यहाँ पर रिपीटेशन कम है। इसी तरह से क्रोमोसोम 2 की, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 16, क्रोमोसोम 16। तो आप देखिए कि इसमें रिपीटेटिव सीक्वेंस, इसमें रिपीटेटिव सीक्वेंस, इसमें रिपीटेटिव सीक्वेंस, इसमें रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या है, अलग अलग है। और बेसिकली ये रिपीटेटिव सीक्वेंस कैसे है, वेरिएबल है। कैसे है, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब अलग, इनके नंबर क्या है, अलग अलग, किसी में नंबर ज्यादा है, किसी में नंबर कम है। इसलिए ये जो है, ये इसका नाम क्या बन गया, इसका नाम बन गया वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। तो इन्होंने जो टेक्नोलॉजी बनाया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उन्होंने उसमें किसका इस्तेमाल करी है, सैटेलाइट डीएनए। उस सैटेलाइट डीएनए को उन्होंने नाम क्या दिया, प्रोब। और ये जो प्रोब थे, इनके नंबर कैसे थे, अलग अलग। मेरे नंबर अलग होंगे, आपके नंबर अलग होंगे, किसी और के नंबर क्या होंगे, अलग अलग। तो उन्होंने उसका नाम क्या दिया, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। टेक्निक में जैसा कि पहले इस्तेमाल होती थी रेडियो लेबल, क्या होता था वहां पर, रेडियो लेबल VNTR। उन्होंने क्या इस्तेमाल करना शुरू किया, फिर रेडियो लेबल VNTR को प्रोब की हैसियत से इस्तेमाल करके उन्होंने बनाया एक टेक्निक, जिस टेक्निक का नाम है सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन। उन्होंने क्या नाम दिया उसका, सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन। यानी यहाँ जो प्रोब थे, जिस प्रोब को, इस प्रोब को उन्होंने कैसा बना दिया, रेडियो लेबल। कैसा बना दिया उन्होंने, रेडियो लेबल। रेडियो लेबल मतलब, रेडियो लेबल का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल ये कोई रेडियो लेबल है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से रेडिएशन करेगा। क्या करेगा, रेडिएशन। जैसा हमारा बल्ब है, लाइट जैसे ही आपने बटन दबाया तो लाइट क्या हो जाता है, ऑन, और वो रेज निकालता है ना, लाइट रेज निकलती है।
तो उसको बोलते हैं रेडिएशन, है ना, रेडिएशन, कि वो रेडिएशन शो कर रहा है। इसी तरह से इन्होंने क्या करेगी, जो प्रोब थे उस प्रोब के ऊपर उन्होंने क्या करे, आइसोटोप्स ऐड करे। क्या ऐड करे, आइसोटोप्स। और ये आइसोटोप्स क्या करते थे, इल्यूमिनेशन, क्या करते थे, इल्यूमिनेशन, लाइट रिलीज करते थे, लाइट इमिट करते थे। तो उसकी वजह से उसको नाम क्या बन गया, रेडियो लेबल। क्या नाम बन गया, रेडियो लेबल। तो ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उन्होंने इस्तेमाल क्या करना शुरू कर, रेडियो लेबल VNTR प्रोब, रेडियो लेबल VNTR प्रोब। और इस प्रोब का इस्तेमाल वो कहां करने लगे, सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन, कहां करने लगे वो, सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन। इस टेक्निक में उन्होंने उसको क्या करना शुरू करे, इस्तेमाल करे। अब इस टेक्निक में होता क्या है, तो इसकी जो इस मराहिल है, इसकी जो मराहिल है को मैंने आगे बताया। तो इसके अंदर मराहिल क्या क्या है, तो इसके अंदर सबसे पहला मरहला है डीएनए को अलहदा करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो डीएनए है ये आपको अलहदा दिख रहा है, पहले ये कहाँ था, पहले ये एक सेल के अंदर था और उसके न्यूक्लियस में। तो आपने डीएनए को क्या करे, पहले अलहदा करे, फिर रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस के जरिए डीएनए को क्या कर दिए, काटा, यानी काटने के बजाय हम यह वर्ड बोलेंगे टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए, टुकड़े। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस, ये जो एंजाइम है, ये क्या है, एंजाइम है, ये एक कामेरा है। क्या है, ये कामेरा है। इस एंजाइम ने क्या किया, ये जो डीएनए है उसको क्या कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, टुकड़ों में कट कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए इन टुकड़ों को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक टेक्निक परफॉर्म की जिसको कहते हैं एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस को सिंपल मैं इतना ही समझा रहा हूं, सेपरेशन। क्या है ये, सेपरेशन, सेपरेशन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। किसकी बेस पर है, इलेक्ट्रिसिटी, करंट की मदद से डीएनए के टुकड़ों को अलग करना। इस टेक्निक को आप कैसा याद रखेंगे, करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डीएनए के टुकड़ों को अलग अलग करना। इस टेक्निक को कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कहा जाता है इस टेक्निक को, इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कहा जाता है इस टेक्निक को, इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कहा जाता है इसको, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अब क्या किए, इलेक्ट्रोफोरेसिस करने की वजह से ये जितने भी डीएनए है ना, ये सारे डीएनए क्या हो गए, एक दूसरे से अलग। तो डीएनए के टुकड़े पूरे एक दूसरे से क्या हो गए, अलग। अब क्या किया उन्होंने, अब उन्होंने क्या किया, अलहदा हुए डीएनए के टुकड़ों को मतनूई झिल्ली, कौन सी झिल्ली, मतनूई झिल्ली। मसलन यहाँ पर मतनूई झिल्ली कौन है, नाइट्रोसेल्यूलोज या नाइलॉन मेम्ब्रेन पर उन्होंने क्या कर दिया, मुंतकिल कर दिया। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको याद रखना है, जिसको आपको यहाँ समझना है। बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रोफोरेसिस करके डीएनए के जितने भी टुकड़े थे, डीएनए के जितने भी टुकड़े थे, उन डीएनए के टुकड़ों को उन्होंने पहले क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। डीएनए के टुकड़ों को अलग करने के बाद उन्होंने क्या किया, इन टुकड़ों को उन्होंने, यानी ये जो जेल है ना, एगारोस जेल, ये देखिए ये एगारोस जेल यहाँ है और उसके नीचे क्या है, उसके नीचे पेपर है और इस पेपर का नाम क्या है, नाइट्रोसेल्यूलोज। क्या नाम है उसका, नाइट्रोसेल्यूलोज, या उसका नाम क्या है, नायलॉन। क्या नाम है उसका, नाइट्रोसेल्यूलोज। और दूसरा नाम क्या है, नायलॉन। क्या नाम है, नायलॉन, नाइट्रोसेल्यूलोज और नायलॉन। तो ये दोनों में से किसी एक को आपको इस्तेमाल करना है। तो आपने क्या किया यहाँ पर, तो अब आपने क्या किया, ये जो डीएनए, ये जो जेल था ये इसके ऊपर रख दिया। अब ऊपर से आपने क्या किया, ब्लॉटिंग, बफर, यहाँ से आपने फॉर एग्जांपल बफर ऐड करना शुरू करे। तो जिस तरह से हम क्या करते हैं, यानी हमने एक मेम्ब्रेन लिया इस तरह से, अब हमने ऊपर से पानी डालना शुरू किया। पानी अगर डालना शुरू करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जितने भी छोटे 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 पार्टिकल जो यहाँ अटैच थे, यहाँ अटके हुए थे, पानी के प्रेशर की वजह से वो कहाँ पर आ जाएंगे, इसके ऊपर। तो सेम ऐसे ही है, जेल के अंदर जितने भी डीएनए थे वो डीएनए बफर का जब यहाँ से प्रेशर लगेगा तो बफर के प्रेशर की वजह से वो जितने भी डीएनए जो इस जेल के अंदर थे, इस जेल के अंदर थे, वो कहाँ पर आ जाएंगे, नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर। कहाँ पर आ जाएंगे, नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर।
और जैसे ही वो डीएनए नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर आएंगे तो अब वो किसके ऊपर है, ये कौन है, ये नायलॉन मेम्ब्रेन है या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन है। और ये जो डीएनए है, ये जो छोटे छोटे डीएनए, अब ये क्या दिख रहे हैं, ये दिख रहा है आपको ब्लॉट। क्या दिख रहा है, ये ब्लॉट। ब्लॉट का मतलब क्या होता है, ब्लॉट का मतलब होता है धब्बा, है ना। आपके आंख पे अगर सालन गिर गया या आपके आंख पे चाय गिर गई या आपके आंख के ऊपर कलर गिर गया तो वो क्या बना देता है, धब्बा। वो क्या बना देता है, धब्बा। और उस धब्बे को क्या कहा जाता है, ब्लॉट। क्या कहा जाता है उसको, ब्लॉट। तो इस टेक्निक के अंदर होता क्या है, इस टेक्निक के अंदर होता ये है कि डीएनए को जेल से निकाल के कहां पर ट्रांसफर करते हैं, नायलॉन मेम्ब्रेन पे, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे। और वो किस तरह दिखाई देता है, धब्बे की तरह। किस तरह दिखाई देता है, धब्बे की तरह। इसलिए उसका नाम क्या बन गया, ब्लॉटिंग टेक्निक। क्या नाम बन गया उसका, ब्लॉटिंग टेक्निक। ना बच्चों को मैं और आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सदर्न नाम क्यों पड़ा, तो इसका नाम क्या बन गया, ब्लॉटिंग टेक्निक ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उस ये जो डीएनए है, ये डीएनए है, डीएनए को क्या करे, लेबल। क्या करे, डीएनए को लेबल। लेबल वीएनटीआरएनए प्रोब को हाइड्राइजेशन, कौन सा, हाइड हाइड्राइजेशन। तो हाइड्राइजेशन के थ्रू क्या करें, ये जो प्रोब है इनके ऊपर क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि ये जो हाइड्राइजेशन लिखा हुआ ये गलत है, यहाँ होना चाहिए था हाइब्री, क्या लिखना चाहिए था, हाइब्रिडाई। क्या लिखना चाहिए था यहाँ पर उन्होंने, हाइब्रिडाइजेशन। क्या लिखना था उन्होंने, हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ लिखना चाहिए था उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन। तो अब उसके बाद कौन सा अमल हुआ, हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसी जेल से पेपर के ऊपर उन्होंने पूरे डीएनए निकाल दिए, उसके बाद उसके ऊपर क्या ऐड किया उन्होंने, प्रोब। और इन प्रोब का उन्होंने, प्रोब और इन डीएनए के बीच में कौन सा अमल करवाया, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब दो अलग अलग चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है तो उसको कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हम बोलते हैं ना हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, दो अलग क्वालिटी वाला, दो अलग क्वालिटी वाली चीज को हम, दो अलग क्वालिटी अगर किसी चीज के अंदर मिक्स हो जाए तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिड, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन। एक डीएनए और डीएनए के साथ कौन ज्वाइन हो गया, प्रोब। कौन ज्वाइन हो गया, प्रोब। और ये प्रोब कैसा है, लेबल प्रोब है। कैसा प्रोब है, लेबल प्रोब। फिर इस लेबल प्रोब के साथ हम क्या करेंगे, ये जो नाइलॉन मेम्ब्रेन है या ये जो नाइट्रोसेल्यूलोज ये जो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन है, इसका आप क्या करेंगे, हम इसका करेंगे अब ऑटो रेडियोग्राफी। अब इसका क्या करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी। क्या करेंगे इसका, ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी के जरिए हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज डीएनए के टुकड़ों का पता लगाएंगे। कौन से डीएनए का टुकड़ा पता लगाएंगे, हाइब्रिडाइज। कौन से, हाइब्रिडाइज, हाइब्रिडाइज डीएनए। किसका पता लगाएंगे, हाइब्रिडाइज डीएनए का। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का तस्वीरी खाका, शक्ल आगे दिखाया हुआ है। तो बेसिकली आपने यहाँ क्या किया, आपने किसी के डीएनए की सीक्वेंस कैसी होती है उसको मालूम करना था, उसको समझना था। तो उसको समझने के लिए आपने उसको क्या करे, उसको नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर लिए, जिसके अंदर हमको क्या देखने को मिल रहा है, धब्बे। जिसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, सीक्वेंस। और उसको आपने क्या करे, एक्सरे, एक्सरे की मदद से उसको मालूम करें। और जब आप उसको एक्सरे के अंदर देखते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी। तो उसको याद रखिए, यहाँ जो टेक्निक इस्तेमाल हो रही है उसको कहा जाता है ऑटो रेडियोग्राफी। क्या कहा जाता है इसको, ऑटो रेडियोग्राफी। अभी ऑटो रेडियोग्राफी का मतलब क्या है, ऑटो रेडियोग्राफी का मतलब, ऑटो मतलब खुद का, रेडियो मतलब रेडिएशन, ग्राफी मतलब ग्राफ बनाना, प्लॉट बनाना। जैसा हमारी होती है फोटोग्राफी, फोटोग्राफी का मतलब क्या होता है, लाइट के थ्रू आप क्या करते हैं, आपका नक्शा बनाते हैं। कैमरे से जैसी लाइट फ्लैश होती है तो आपका क्या बनता है, नक्शा। वैसे ही यहाँ पर क्या है, ऑटो रेडिएशन, यानी जैसी वो प्रोब है जो रेडिएशन रिलीज कर रहा है वो खुद के रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। तो ऑटो रेडिएशन, उसके खुद के रेडिएशन की वजह से क्या बन गई, उसकी फोटो। इसलिए उसका नाम क्या बन गया, ऑटो रेडियोग्राफी। क्या नाम बन गया उस टेक्निक का, ऑटो रेडियोग्राफी।
नाउ इस ऑटो रेडियोग्राफी को क्या बोला जाता है? सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन। एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। एमसीक्यूज, एमसीक्यूज क्या क्या बनते हैं यहाँ से, इसको भी याद रखिए। यहाँ से एमसीक्यूज क्या क्या बनेंगे? तो यहाँ से एमसीक्यूज बनेगा सबसे पहला सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा बनेगा ऑटो रेडियोग्राफी। कहाँ बनेगा? ऑटो रेडियोग्राफी। तो पहला बन गया सदर्न हाइब्रिडाइजेशन में एमसीक्यूज, दूसरा बन गया ऑटो रेडियोग्राफी पे, तीसरा बन गया इंजाइम के नाम पे, चौथा बन गया इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम पे, पांचवा बन गया इन मेम्ब्रेन के नाम पे, और छठा बन गया प्रोब के नाम पे, और सातवां जो मैंने पहले ही बताया कि ऑटो रेडियोग्राफी। इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसको अच्छे से समझना है। नाउ बच्चों, ये जो सदर्न हाइब्रिडाइजेशन है, इस सदर्न हाइब्रिडाइजेशन से जो रिजल्ट हमको मिला, वो रिजल्ट क्या मिला? इस सदर्न हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हमको यहाँ देखने को मिल रहा है क्या? इस तरह का पैटर्न हमको दिख रहा है। तो VNTR सैटेलाइट डीएनए की एक जमात, जिसको हम मिनी सैटेलाइट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? मिनी सैटेलाइट कहते हैं, इसे ताल्लुक रखता है। तो ये जो VNTR है, ये जो VNTR है, बेसिकली ये किससे ताल्लुक रखता है? मिनी सैटेलाइट। जैसा मैंने पहले कहा, मैंने पहले आपको कहा, मैंने क्या कहा आपको इससे पहले भी मैंने कहा कि ये जो सैटेलाइट डीएनए है, ये जो सैटेलाइट डीएनए, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करें, माइक्रो और मिनी। तो मिनी सैटेलाइट का एग्जांपल कौन है? मिनी सैटेलाइट का एग्जांपल कौन है? VNTR। तो एमसीक्यूज, एमसीक्यूज यहां पर बनता है, एमसीक्यूज यहां पर क्या बनता है? VNTR। ये किस किस्म का सैटेलाइट डीएनए है? तो ये किस किस्म का सैटेलाइट डीएनए है? मिनी सैटेलाइट डीएनए। किस किस्म का है? मिनी सैटेलाइट। अब इसको मिनी सैटेलाइट क्यों बोलते हैं वो भी समझ लीजिए। एक छोटे डीएनए सीक्वेंस की कई नकलें एक के बाद एक मुरत्तिब होती है। यहाँ पर होता क्या है कि छोटे डीएनए की सीक्वेंस, यानी यहाँ पर मिनिमम 2 और 3 न्यूक्लियोटाइड, 2 और 3 न्यूक्लियोटाइड क्या करेंगे? रिपीटेशन करेंगे, यानी 80। तो 80 80 80 आपको देखने को मिलेगा। माइक्रो में क्या होगा? यहाँ पर होगा ATGC ए। तो यहाँ पर सीक्वेंस किसकी होंगी? ATGCA मतलब 5 या 6 न्यूक्लियोटाइड का जब रिपीटेशन होगा तो उसको क्या कहेंगे? माइक्रो। 2 और 3 न्यूक्लियोटाइड का अगर रिपीटेशन होगा तो उसको क्या कहेंगे? मिनी। तो VNTR किस किस्म का टाइप का, किस टाइप का प्रोब है, या किस टाइप का रिपीटेटिव सीक्वेंस है? मिनी सैटेलाइट। किस किस्म का है? मिनी सैटेलाइट। नाउ एक फर्द के अलग अलग क्रोमोसोम में कॉपी नंबर की तादाद मुख्तलिफ होती है। जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है उनकी तादाद क्या होती है? क्रोमोसोम्स की कॉपी के अंदर क्या होती है? अलग अलग। नाउ बच्चों, सदर्न हाइब्रिडाइजेशन का जो रिजल्ट है, अब मैं वो समझा रहा हूँ। पहले मैंने आपको ये दो बातें और समझाई, अब मैं आपको सदर्न हाइब्रिडाइजेशन का रिजल्ट बता रहा हूँ। ये देखिए, ये क्रोमोसोम नंबर 7 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, ये क्रोमोसोम नंबर 16 है। ये फर्द ए है और ये फर्द बी है। ठीक है। अब ये फर्द ए और फर्द बी, और हमको देखना है कि फर्द सी। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, साइज के मुताबिक हमने क्या किया, जो जीन है उनमें क्या करते हैं? अलहदा होते हैं, और डीएनए क्या होते हैं? फिंगरप्रिंट बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जिस तरह से हमारी फिंगरप्रिंट होती है, थंब हम जब इम्प्रेस करते हैं तो क्या बनता है? स्ट्रक्चर। वैसे ही डीएनए की वजह से यहाँ स्ट्रक्चर बन गया, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? प्रिंट्स। अब इनमें देखिए कि ये जो सी वाला फर्द है, तो हमने फॉर एग्जांपल अब थोड़ी देर के लिए कंसीडर करिए कि ये ए और बी, ये दोनों में से कोई एक है जो किसी ने किसी का मर्डर किया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल को इस तरह से समझते हैं कि ये ए और बी, तो यहाँ किसी का मर्डर हुआ, और ये मर्डर हुआ सी पर्सन का। सी पर्सन के पास आपको डीएनए मिला, उस डीएनए के सीक्वेंस इस तरह से। ठीक है। अब आपने क्या करे, ए पे आपको शक है, बी पे आपको शक है, तो आपने इन दोनों को डीएनए लेकर आए, और डीएनए लाके आपने क्या किए? डीएनए को पहले एक्सट्रैक्ट करे, फिर उसको इंडोन्यूक्लियस से कट करे, फिर उनको सेपरेट करे, सेपरेट करने के बाद उनकी ब्लॉटिंग करे, ब्लॉटिंग करने के बाद अब आपको ये शेप दिख रहा है। तो अब इन दोनों में से, ये दोनों में से इससे मैच किसका हो रहा है? इन दोनों, ये दोनों में से, ए में से और बी में से, यहाँ मैचिंग किसके साथ हो रही है? तो इसकी मैचिंग हो रही है, ये बी वाले की मैचिंग हो रही है। मतलब इसको किल करने वाला, इसको किल करने वाला पर्सन कौन हो गया? बी। इसको किल करने वाला पर्सन कौन हो गया? बी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो बैंड पैटर्न आ रहा है, ये और ये बैंड पैटर्न क्या है? सेम है। तो इसलिए इस तरह से यहाँ पर क्या होता है? सदर्न हाइब्रिडाइजेशन का टेक्निक का इस्तेमाल होता है कि यहाँ धब्बा यहाँ पर है,
ब्लॉट यहाँ पर है, इसके भी यहाँ ब्लॉट है, यहाँ ब्लॉट है, इसके भी यहाँ ब्लॉट है, यहाँ इसके ब्लॉट है, इसके यहाँ ब्लॉट है, इसका ब्लॉट एक यहाँ बन रहा है, इसका ब्लॉट यहाँ बन रहा है। ब्लॉट कहाँ बन रहा है? तो यहाँ शॉर्ट टेंडम रिपीटेशन की तादाद। तो इसके अंदर 5वें सिगमेंट पे भी रिपीटेशन है, इसके अंदर 8वें पे, इसके अंदर भी 8वें पे, इसके अंदर 9वें पे, इसके अंदर भी 9वें पे, इसके अंदर 10वें पे, इसके अंदर भी 10वें पे है। तो इस तरह से मालूम किया जाता है। तो सडन हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके जरिए हम पर्सन टू पर्सन वेरिएशन कर सकते हैं, या हम मालूम कर सकते हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से कितना अलग है या कितना सिमिलर है। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो डीएनए सैटेलाइट है, यहाँ पर जो सैटेलाइट डीएनए के हमने एग्जांपल पढ़े वो VNTR है। कौन सा है? VNTR। नाउ हम यहाँ पर अभी और एक जो चीज डिस्कस करने वाले वो ये है कि ये जो रिपीट्स है, रिपीट्स की तादाद बहुत ज्यादा दर्जे की पॉलीमॉर्फिज्म का इजहार करता है, यानी जितना ज्यादा रिपीटेशन होगा उतना ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा? पॉलीमॉर्फिज्म, जिसके नतीजे में VNTR का साइज 0.1 से 20 किलोबेस तक होता है। यानी 0.1 से लेकर कहां तक जा सकता है उसका साइज? 20 किलोबेस, 20 किलोबेस। नतीजतन VNTR प्रोब से हाइब्रिडाइजेशन के बाद, यानी अगर आपने VNTR यूज किया और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन किया तो ऑटो रेडियोग्राम क्या बनना चाहिए? यहाँ पर ऑटो रेडियोग्राम मुख्तलिफ साइज के कई बैंड क्या करेगा? बनाएगा। अब अगर VNTR यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स अगर अलग अलग है तो उससे बनने वाले जो बैंड होंगे वो भी अलग अलग होंगे। और फिर जब आप ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर करेंगे और वहां जो धब्बे बनेंगे वो भी कैसे रहेंगे? अलग अलग। बैंड्स किसी फर्द डीएनए के लिए एक मखसूस नमूना पेश करते हैं। तो ये जो बैंड्स बनेंगे, ये बैंड, तो ये एक पर्सन है तो इसके लिए स्पेशल, ये एक पर्सन है तो इसके लिए स्पेशल। तो क्या होगा कि मेरा बैंड पैटर्न अलग, आपका बैंड पैटर्न अलग, दूसरे का बैंड पैटर्न अलग। तो दुनिया में जितने भी इंसान है सबके डीएनए के बैंड पैटर्न को अगर हम देखना चाहें ऑटो रेडियोग्राफी की टेक्निक के जरिए, तो हमको सबको क्या देखने को मिलेगा? अलग अलग। तो जिस तरह से हमारी फिंगर के टिप अलग अलग है, इसी तरह से हमारे डीएनए के बैंड पैटर्न भी क्या देखने को मिलेंगे? हमको अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। किसी आबादी में ये मखसूस नमूना फर्दन फर्दन क्या होता है? अलहदा होता है, सिवाय सिवाय मोनोजाइगोट आइडेंटिकल जुड़वा बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिए कि जो बैंड पैटर्न है वो सिर्फ किसके अंदर अलग नहीं देखने को मिल रहा है हमको? बैंड पैटर्न जो है वो किसके अंदर अलग देखने को नहीं मिल रहा है? जो कैसे है? मोनोजाइगोट। कैसे है? मोनोजाइगोट। ना व्हाट इज मीन बाय मोनोजाइगोट? मोनोजाइगोट का मतलब है इनके पास एक ही फादर का डीएनए है, एक ही मदर का डीएनए है। तो ये दोनों भी बच्चों के पास जब फादर का और मदर का डीएनए सेम होगा तो इनके अगर बैंड पैटर्न देखेंगे तो वो भी कैसे रहेंगे? सेम। इस टेक्निक की सलाहियत में पॉलीमरेज चैन रिएक्शन किसका इस्तेमाल करते हैं? पॉलीमरेज चैन रिएक्शन का इस्तेमाल करके मजीद इजाफा कर दिया गया। ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक है, इसको और अच्छा किसके साथ बनाया गया? इसको और अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया पीसीआर। किसका इस्तेमाल किया गया? पीसीआर। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको याद रखिए, एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज यहाँ से बनता है कि कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को और आसान कर दिया गया। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को और आसान किसकी मदद से किया गया? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर हम ये बाब नंबर 11 में आगे पढ़ेंगे। लिहाजा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का तजिया करने के लिए एक खलिए से हासिल शुदा डीएनए काफी होता है। यानी आपको अगर किसी की शनाख्त करना है या आपको पहचानना है तो उसके लिए सिर्फ आपको क्या चाहिए? एक खलिया। सिर्फ क्या चाहिए आपको? एक खलिया। अदालती साइंस में इस्तेमाल के अलावा इसके और भी फवायद हैं। यानी ये जो हमने पढ़ा कि सिर्फ अदालती साइंस में यानी क्राइम सीन पे या वल्दियत में इस तरह के केसेस के अलावा इसका और भी इस्तेमाल है। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन, किसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसका? पॉपुलेशन के अंदर। इसी तरह से हम इसका इस्तेमाल किसके अंदर करते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी। किसके लिए कर सकते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी।
तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी किस किस्म की हो सकती है? प्लांट डाइवर्सिटी हो सकती है, ह्यूमन डाइवर्सिटी हो सकती है, एनिमल्स की डाइवर्सिटी हो सकती है, ह्यूमंस के अंदर डाइवर्सिटी हो सकती है। तो डाइवर्सिटी की स्टडी करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आजकल इस फिंगर प्रिंटिंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन और जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए होने भी लगा है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आज हमारा कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है, वर्डप्रेस ब्लॉग, aksiracademy.wordpress.com। यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाकर इस साइट के ऊपर ब्लॉग है, उस ब्लॉग के ऊपर क्लिक करना है, उस ब्लॉग को ओपन करना है, वहां पर मेनू है, उस मेनू में जाना है, मेनू के अंदर डीपीपी है। तो अब वो बच्चे जिन्होंने अब तक डीपीपी सॉल्व नहीं किया या वो अभी अभी ज्वाइन हुए और उनको मालूम करना है, उनको स्टडी करना है, तो वो उस डीपीपी पे जा सकते हैं, वहां जाके उसको क्लिक कर सकते हैं, वहां पर वो पेपर ओपन होगा, आप वहां जाके आसानी से क्या कर सकते हैं, अपनी स्टडी कर सकते हैं। आप बार बार उन डीपीपी को सॉल्व भी कर सकते हैं, उनको और अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।